वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्यों जरूरी हैं, गठबंधन सरकार क्या होती है, नेशनल पार्टी क्या होती है, स्टेट पार्टी क्या होती है और इन सभी पार्टीज की देश को क्या जरूरत है। कुछ खामियां भी होंगी, कुछ अच्छाइयां भी होंगी। तो आज के इस लेक्चर में हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और मैं शुरुआत करूंगा बिहार की राजनीति से। पिछले कुछ वक्त से आप एक खबर लगातार सुन रहे होंगे कि बिहार में जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार ने फिर से सरकार बनाई, लेकिन इस बार नीतीश सरकार के कोलिजन पार्टनर जो हैं, जो गठबंधन सरकार बनी है, उसके नए पार्टनर हैं आरजेडी। नीतीश कुमार की जो पिछली सरकार थी उसमें उनके पार्टनर थे एनडीए यानी बीजेपी के लोग, लेकिन इस बार पार्टनर हैं आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी। तो लगातार लोगों के बीच में कई तरीके की बातें की जा रही हैं। देश में कई लोगों का कहना है कि इस तरह से जब गठबंधन सरकार बनती है तो वो देश के लिए बहुत खराब माहौल पैदा करती है। इस तरह की गठबंधन सरकारें जब बनती हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बनती हैं, करप्शन को बढ़ावा देती हैं। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि गठबंधन सरकार एक स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होती है। जब देश में या किसी राज्य में सरकार नहीं बन पाती तो दो या दो से ज्यादा पार्टियां हाथ मिलाकर गठबंधन सरकार बनाती हैं और देश को या उस राज्य को सुचारू रूप से चलाती हैं। तो हम इन सभी मुद्दों पर आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी आखिर होती क्या है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का सीधा सा मतलब है जब कुछ लोग एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बनाते हैं। और वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप क्यों बनता है? क्योंकि उनकी एक विचारधारा है, एक जैसी विचारधारा है, सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उनकी, और इस विचारधारा पर चलते हुए वो संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच के साथ बढ़ते हुए देश में सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और सत्ता हासिल क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जब उनके हाथ में पावर होगी तभी वो देश हित में काम कर सकेंगे, देश में बदलाव लेकर आ सकेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनकी हमारे देश में जरूरत क्या है। ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या काम करती हैं। तो देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात, ये पॉलिटिकल पार्टीज ही होती हैं जो देश की जनता के अंदर एक पॉलिटिकल ओपिनियन क्रिएट करती हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी ही हैं जो उन्हें पॉलिटिकली अवेयर करती हैं, उनके हक क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है, ये सारी बातें जनता के दिमाग में बिठाने का काम करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज। यही पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो जनता और सरकार के बीच एक लिंक का काम करती हैं, एक कड़ी का काम करती हैं। यही वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जब ये ऑपोजिशन में बैठती हैं तो ये लगातार सरकार पर नजर रखती हैं ताकि सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से काम कर रही है या नहीं। ये नजर रखते हैं कि सरकार देश की भलाई के लिए कोई काम कर रही है या नहीं। और यही पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करती हैं जब ऑपोजिशन में होती हैं। फॉर एग्जांपल, सरकार को क्रिटिसाइज करना इनका सबसे जरूरी काम होता है, और वो भी कंस्ट्रक्टिव तरीके से। मतलब सरकार कोई पॉलिसी लेकर आई है या कोई बिल लेकर आई है तो वो बिल में कमियां कहां हैं, उस पॉलिसी में कमियां कहां हैं, ये ढूंढना, लेकिन अपने पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई नहीं करना है। आपको सरकार की बुराई इसलिए नहीं करनी है कि वो हमारा विरोधी है या वो सरकार हमारे से अलग विचारधारा रखती है तो हम उसका विरोध करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज जब अपोजिशन में बैठती हैं वो सरकार का विरोध तब करती हैं जब उन्हें लगता है कि सरकार की पॉलिसी या सरकार का बनाया हुआ कानून जनता के हित में नहीं है, और इसी को कहा गया है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो दोस्तों, हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज का किसी भी देश में होना कितना जरूरी होता है। अब मैं भारत के पॉलिटिकल पार्टीज को डिफाइन करना चाहूंगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, भारत में चलता है मल्टी पार्टी सिस्टम। आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2800 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। वहीं आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जैसे देश में सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तो भारत में जो ये 2800 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि ये मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में है क्यों। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है,
हमारा कल्चर, हमारे देश का जो कल्चर है वो अपने आप में बहुत वास्ट है। अलग अलग राज्यों का अपना एक अलग कल्चर है, उनके अपने भाषा संबंधित उनकी हेरिटेज और कल्चर है, उनके अपने रीति रिवाज हैं, उनके अपने लोकल मुद्दे हैं, लोकल इश्यूज हैं। और जाहिर सी बात है कि केंद्र में बैठी एक सरकार सभी राज्यों के अलग अलग मुद्दों को नहीं सुलझा सकती। इसीलिए भारत में अलग अलग पार्टीज का जन्म हुआ, अलग अलग रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय पार्टीज का जन्म हुआ, क्योंकि उनके अपने मुद्दे हैं। तो ये पहला फीचर है भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज का। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में एक कंसेप्ट और चलता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, वो है कि वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। दोस्तों, अगर आप इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का टाइम देखें, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, तो वो जमाना होता था कांग्रेस डोमिनेंट सिस्टम। कांग्रेस उस जमाने में पूरे भारत में सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी थी जो सरकार बनाती थी सेंटर में, और कांग्रेस का ही बोलबाला हुआ करता था। और ये दौर आज हम फिर देख रहे हैं जब नरेंद्र मोदी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरा टर्म चल रहा है। तो हम कह सकते हैं आज के जमाने में, आज के टाइम में हमारे देश में बीजेपी सरकार या बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो काफी डोमिनेंट हो चुकी है। तो आज के जमाने में देश में बीजेपी डोमिनेंट पार्टी है। एक जमाना हुआ करता था जब कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी हुआ करती थी। तो ये दूसरा फीचर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का, कि एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब एक पार्टी देश पर राज करती है और डोमिनेंट पार्टी कहलाती है। साथ ही साथ हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें एक खास बात है पर्सनैलिटी कल्ट। हमारे देश में अक्सर क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा लीडर का कद हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंस उसके लीडर को मिलने लगती है। आपने देखा होगा जब भी कांग्रेस की बात होती है सोनिया गांधी का जिक्र होता है, वहीं आप बीजेपी की बात करें तो नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है। यहीं आप क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे आप वेस्ट बंगाल जाइए, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस का नाम हम लोग इतना नहीं जानते जितना ममता बनर्जी का नाम जानते हैं। तो भारत में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी से बड़ी उसके जो लीडर होते हैं वो ज्यादा अहमियत रखते हैं लोगों की नजरों में। तो हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच पर चलती हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच जैसे रीजनलिज्म, लैंग्वेज, धर्म। यहीं पर अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में पार्टीज को देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज में मुद्दे होते हैं सोशल और इकोनॉमिक। साथ ही साथ हमारे देश में एक और ट्रेंड देखा गया है 1960 के दशक से आज तक, कि हमारे देश में रीजनल पार्टीज का, यानी जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, उनका भी काफी उदय हुआ है और बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी आज भारत में है। तो दोस्तों, एक नजर डालते हैं कि भारत में पॉलिटिकल पार्टीज का एवोल्यूशन कैसे हुआ। भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आज इनकी संख्या इतनी ज्यादा कैसे हो गई। दोस्तों, सबसे पहला वक्त जो था, सबसे पहला फेज जो था 1952 से 1964 तक का था, जब ये नेहरू का जमाना हुआ करता था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार हुआ करती थी और कांग्रेस यहां पर देश में एक डोमिनेंट पार्टी थी। तो वो जमाना कहलाता है वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम या कांग्रेस सिस्टम। तो कांग्रेस ही वहां पर रूल किया करती थी। उस टाइम पर क्षेत्रीय पार्टियां नहीं थी और कांग्रेस का ही डोमिनेंस था। उसके बाद एक ट्रांजिशन फेज आता है, एक बदलाव आता है, जहां भारत में 1967 ये वो साल था जहां से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने भारत में जन्म लेना शुरू किया और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो भारत में आगे बढ़ने लगी। तो 1967 से शुरुआत हुई जब भारत में कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पार्टियों का जन्म हुआ। और इसके बाद एक जमाना वो आया जब 1977 में पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार भारत में बनी, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने और पहली बार एक नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर या नॉन कांग्रेस सरकार भारत को मिली। और ये वो जमाना था जहां से उन रीजनल पार्टीज के डोमिनेंस की शुरुआत भारत में होती है और यहीं से भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से भारत में पॉलिटिकल पार्टीज का एवोल्यूशन हुआ। अब हम देखते हैं कि जो भारत में रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज का जन्म क्यों हुआ। बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं हमारे देश में। जैसे आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपने नाम सुना होगा समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का। आप कश्मीर जाएं तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आप वेस्ट बंगाल जाएं तो वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस। इसी तरीके से
तेलुगु देशम पार्टी है, पंजाब में अकाली दल पार्टी है, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल। तो ऐसी बहुत सारी पार्टीज हैं। ये सब पार्टीज का जन्म क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं बता चुका हूं आपको कि हर स्टेट का अपना एक अलग मुद्दा है, अपनी एक अलग भाषा है, अपना एक अलग कल्चर है, कुछ परेशानियां हैं। तो उनके लिए जो उनके मुद्दे हैं वो सबसे बड़े हैं। और काफी हद तक ये देखा गया कि केंद्र में जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो उन मुद्दों को सुलझा नहीं पा रही थी, क्योंकि इतना बड़ा देश, इतने सारे राज्य और हर राज्य का अपना कोई ना कोई मुद्दा। इसीलिए रीजनल पार्टीज का जन्म हुआ। कहीं ना कहीं सभी जो राज्य थे भारत के, वहां पर एक सोच थी कि देश में सिर्फ एक ही पार्टी क्यों, अगर एक ही पार्टी डोमिनेंट रहेगी तो देश में सुधार कैसे होगा? अगर एक ही इंसान को या एक ही पार्टी को पावर दे दोगे तो कहीं ना कहीं एक डिक्टेटोरियल टेंडेंसी या एक तानाशाही रवैया आ सकता है। तो इस वजह से भी हमारे देश में रीजनल पार्टीज का जन्म हुआ। दोस्तों, हमें देखना है कि ये रीजनल पार्टीज जो होती हैं ये किन मुद्दों पर आधारित होती हैं। कुछ रीजनल पार्टीज ऐसी हैं जिन्हें अपनी आइडेंटिटी से बड़ा लगाव है, और इन पार्टीज का जन्म होता है अपनी आइडेंटिटी को साबित करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को दुनिया के सामने रखने के लिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए बनती हैं क्योंकि उन्हें अपने राज्य की ऑटोनॉमी चाहिए। वो चाहते हैं कि हमारा राज्य अलग ढंग से चले, अपने हिसाब से चले, उसको अपनी अलग पावर मिले। जैसे कि कश्मीर में आपने एक पार्टी का नाम सुना होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस। उनका ऐसा मानना है कि कश्मीर को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि कश्मीर राज्य अपने हिसाब से एडमिनिस्टर करेगा, अपनी जनता को अपने हिसाब से देखेगा और उसको पूरी पावर मिलनी चाहिए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत सरकार का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनका ऐसा मानना है कि हमारे यहां डेवलपमेंट कम हुआ है, और क्योंकि डेवलपमेंट कम हुआ है तो हम इस डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर अब केंद्र सरकार पर ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते, हम इन मुद्दों को खुद ही सुलझाएंगे। कुछ पार्टीज इसलिए बनी क्योंकि उन्हें स्टेटहुड चाहिए था, राज्य का दर्जा चाहिए था, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टीज इसलिए बनी कि वो अपना अलग राज्य बना सकें, और झारखंड राज्य का निर्माण भी हुआ। तो दोस्तों, ये बात रही कि कौन कौन सी वो थीम्स हैं या वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से ये रीजनल पार्टीज बनती हैं। अब हम देखेंगे कि इन रीजनल पार्टीज की इंपॉर्टेंस क्या है, इन क्षेत्रीय पार्टियों की क्या जरूरत है। तो सबसे पहली बात, ये रीजनल पार्टीज इस बात को अश्योर करती हैं कि जब तक हम बैठे हैं कोई भारत में डिक्टेटर नहीं बन पाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम डिक्टेटर नहीं बनने देंगे। हम हर मुद्दे पर, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट गलत करेगी या कोई पार्टी या सरकार डोमिनेंट होने की, ओवर डोमिनेंट होने की कोशिश करेगी, वहां पर हम उसे काउंटर जरूर करेंगे, वहां पर उसे जरूर रोकेंगे। और डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये जो पार्टीज होती हैं ये सेंटर और स्टेट के बीच एक कड़ी का काम करती हैं, राज्य और केंद्र के बीच में अच्छे रिलेशन बनाने में, एक फेडरलिज्म को प्रमोट करने में बहुत मदद करती हैं। अब बात करते हैं इन रीजनल पार्टीज के साथ प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहली बात दोस्तों, इन रीजनल पार्टीज की जो अप्रोच होती है वो काफी नैरो है, इनका दायरा बड़ा सीमित है। ये पूरे देश हित की बात नहीं करते। इनका पहला मुद्दा होता है सिर्फ अपने राज्य तक सीमित होना, अपने राज्य की समस्याओं को देखना। दूसरी बात, ये पार्टीज अक्सर रीजनलिज्म, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म जैसी विचारधारा को प्रमोट करती हैं। साथ ही साथ ये रीजनल पार्टीज की बदौलत ही आज भारत में बहुत सारे राज्य आपस में या तो अपनी सीमाओं को लेकर लड़ रहे हैं या फिर कोई नदी के पानी के बंटवारे को लेकर लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जहां हमारी डेमोक्रेसी में इन रीजनल पार्टीज की बहुत जरूरत है, वहीं कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस भी हैं जो इन पार्टीज की बदौलत है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नेशनल पार्टी क्या होती है, किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस कब मिलता है। तो पहली बात, नेशनल पार्टी का स्टेटस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराता है। अब अगर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस चाहिए तो उसे कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। जैसे अगर किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव में 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में 6% वोट हासिल हो जाए तो वो एक नेशनल पार्टी कहलाएगी। साथ ही साथ इसे लोकसभा की 4 सीटें भी जीतनी पड़ेंगी, या फिर यही कारनामा, ये 6% वोट हासिल करने का कारनामा वो विधानसभा चुनाव में भी कर दिखा दे, तो इस कंडीशन में एक पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा।
इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है, अगर वो इस पहले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाती है तो दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा चुनाव में 2% सीटें हासिल होती हैं और ये 2% सीटें उसे 3 राज्यों से मिलती हैं तो भी वो एक नेशनल पार्टी बन सकती है। या फिर एक और क्राइटेरिया है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो भी वो एक नेशनल पार्टी बन सकती है। तो दोस्तों हमने 3 क्राइटेरियाज पढ़े। अब देखते हैं दोस्तों कि भारत में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस वक्त जो कि नेशनल पार्टी का दर्जा रखती हैं। बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई मार्क्सिस्ट, एनसीपी, एनपीपी, बहुजन समाज पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। तो कुल मिलाकर इस वक्त ये 8 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो नेशनल पार्टी का दर्जा रखती हैं। और ये दर्जा कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर परफॉर्म ठीक से नहीं किया या ये 3 क्राइटेरिया आपने फुलफिल नहीं किए तो ये दर्जा छिन भी सकता है। तो दोस्तों नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलता और छिनता रहता है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ऐसी पार्टी हैं जो हमेशा नेशनल पार्टी बनी रहती हैं, लेकिन बाकी पार्टीज के साथ ये सिलसिला बना रहता है कि इस साल आप नेशनल पार्टी हैं, हो सकता है अगले चुनाव में आपका एक परफॉर्मेंस अच्छा ना रहा हो तो नेशनल पार्टी का दर्जा छिन भी जाता है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत होती है, भारत में पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम करती हैं, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज की शुरुआत हुई, गठबंधन सरकार क्या होती है, रीजनल पार्टीज का जन्म क्यों हुआ और ऑपोजिशन की देश में क्या जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।